हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नसीर एकेडमी में। हाई स्कूल वालों, कहां सो रहे हो आप लोग। अप्रैल माह ख़त्म होने वाला है, आज ख़त्म हो ही जाएगा क्योंकि शाम हो चुकी है, ख़त्म हो गया है और कल सुबह आपकी 1 मई हो जाएगी। और आप देख रहे हैं अभी सूरदास की आपको व्याख्या पढ़ाई जा रही है। सूरदास जब भी हम ख़त्म करेंगे तुरंत आपको सूरदास का जीवन परिचय बेहतरीन ढंग से आपको सिखा देंगे ताकि आप इसको भी याद करें। सूरदास का एक लेसन खत्म होने के बाद में मैं गद्य पे चलूंगा। अब आपका एक लेसन जो आपका मित्रता नामक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, वो मैं लेसन आपको पहले कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं सिलेबस को बढ़िया से डिटेल में लेकर के चल रहा हूं और सब कुछ समझते हुए कि कहाँ परेशानी आ सकती है और कौन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से मैं लेकर के चल रहा हूँ। दोस्तों, आप जरूर जुड़ा करें शाम 7 बजे और आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपको मैथ की क्लास चाहिए, क्या आपको इंग्लिश की क्लास चाहिए, क्या आपको साइंस की क्लास चाहिए। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो सारी क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी जो है आपको। लेकिन क्या है कि आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, अपने दोस्तों को चैनल के लिए नहीं बताते हैं कि इस चैनल पर बेस्ट पढ़ाया जा रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना ही कमेंट आ रहे हैं। तो आज का स्टूडेंट्स आपका टारगेट है कि 100 कम से कम 100 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और कम से कम 20 से 25 कमेंट जरूर आने चाहिए। 20 से 25 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये व्याख्याएं वरना फिर बंद कर दी जाएंगी क्योंकि आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, आप मेरा हौसला बनिए, मैं आपको बढ़िया से नंबर दिलाऊंगा, आपको टॉपर बनाऊंगा। क्लास टॉपर नहीं बल्कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे। आप बेहतर की क्लास में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बॉर्टेंट कोचिंग सेंटर पर जुड़ने का मतलब है कंटेंट, कि आपको नॉलेज होगा, आप बेहतर करेंगे, समाज में जहां खड़े होंगे वहां आपका नाम होगा। सारी क्लास आपकी तरफ देखेगी कि हाँ, ये कोई स्टूडेंट्स है जिसे हर चीज़ आती है। तो जैसे अभी हिंदी की व्याख्याएं चल रही हैं, ऐसे ही इससे बेस्ट मैथ की क्लासेस चलेंगी। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप आज 100 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। कितने बढ़ा दीजिए भाई साहब? आज 100 सब्सक्राइबर आपकी जिम्मेदारी है बढ़ाने की। 100 सब्सक्राइबर आप बढ़ा दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों को करेंगे तभी तो ऐसा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये जो घंटी है ना, घंटी, ये जो बेल है, इसको जरूर प्रेस कर लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कम से कम क्योंकि लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कम से कम 20 कमेंट होने चाहिए कि आपको क्लास कैसी लगी है और क्या आप चाहते हैं आगे इम्बॉर्टेंट कोचिंग सेंटर से, क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, क्या आपकी डिमांड है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इम्बॉर्टेंट कोचिंग सेंटर आपका चैनल है, आप मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। स्टूडेंट्स, आपकी मेहनत तय करेगी कि स्कूल टॉप कौन करेगा, कौन कॉलेज टॉप करेगा। ये स्टूडेंट्स आज की 5वीं क्लास है, बेहतरीन है स्टूडेंट्स। ये देखिएगा क्या है, आज सूरदास की 5वीं व्याख्या में कराने वाला हूँ। इस तरीके से आपको व्याख्या एग्जाम हॉल में दिखेगी, यानी पेपर में लिखी होगी ये पूरी लाइनें। और जहां पास मैंने प्रश्न नंबर 5 लिखा है, यहाँ पास लिखेगा कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या लिखेगा? संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और आपको इस व्याख्या को लिखने का जो तरीका होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा दोस्तों? आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैया हो ना, और बाद में डैश 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 करेंगे और ताही रिंगाई। इतना जो है आपको लिखना है, डैश 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 करके। इसका तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ जो मैया होना गाय चरहियों से लेकर के आप पूरी व्याख्या मारत ताह रिंगाए, यहाँ तक की व्याख्या आप कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मैंने बताया है। ठीक है, ये इसलिए लिखा जाता है जो मैंने ये डैश और डैश वाला आपको समझाया है। इस कॉपी आपको यहीं से लिखनी पड़ेगी। ये आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना होगा, ये आपको प्रश्न में लिखा होगा, उसको लिखा रहने देना। बस प्रश्न उत्तर नंबर संख्या डालना आपको है, प्रश्न उत्तर नंबर संख्या आपको डालना है और डालने के बाद में आपको ऐसे यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देन उसके बाद में
आपको क्या करना है कि आपको ये संदर्भ लिखना है, हेडिंग पड़ेगी संदर्भ। अब इस संदर्भ में आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि पद्य से लिया गया है इसीलिए पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी है। चाहे तो आप इतना लिख लें, बट मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेता हूँ कि जो एक जन्मांध कवि हुए हैं, जिनको जो है बहुत सारे जो लेखक हैं वो इनको जन्मांध मानते हैं। सर अगर जन्मांध थे तो इन्होंने रचनाएं कैसे लिखी? तो भाई साहब इनके जो शिष्य लोग थे ये गाया करते थे और वो लोग लिखा करते थे। हालांकि क्रेडिट इन्हीं को जाता है, बाकी इनके शिष्य उसको लिखा करते थे। ठीक है, आगे है, इसमें आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग में आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से सर लिखते हैं कि इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल वालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्या कारण है, ये सारी चीजें हम व्याख्या में वर्णन करेंगे, क्योंकि ये हम कहाँ कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं प्रसंग में बातें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप इस तरीके से मैं करा रहा हूँ, आप अगर नोट्स बना लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम के टाइम में आपको सोने पे सुहागा लगेगा, यानी कि आपका डायमंड जब टाइम होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा और 1 घंटे में आपको रिवीजन करना होगा और आप रिवीजन कर लेंगे। स्टूडेंट्स अगर ऐसे ही जुड़ते रहेंगे ढेर सारे लोग तो क्या करेंगे, अभी आपके 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं अभी से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा और आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये व्याख्या है स्टूडेंट्स, ये मैंने व्याख्या लिख तो दी है, लेकिन मैं अपनी भाषा में जब समझाऊंगा उसे आप बहुत अच्छे से, बहुत ही सौंदर्य तरीके से आप उसे सजा सकेंगे अपनी कॉपी में। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सारा चीजें जब आप एक लाइन लाइन का अर्थ समझ जाएंगे, उसकी व्याख्या समझ जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम आपको कराने जा रहे हैं इसकी व्याख्या, जो आप सुनते रहिए और बेहतरीन ढंग से अपनी कॉपी पे नोट्स बना लेना। ये मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि नोट्स बनाना आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा। क्या कह रही है लाइन कि मैया हावना गाय चराई हो, यानी कि अपनी माता जी से श्री कृष्ण, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी अपनी माता जी से कहते हैं कि माता जी मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, और ये सबकी शिकायत कर रहे हैं जिनके साथ में ये चराने गए थे। यानी कि आप इसमें लिखोगे कि सूरदास जी इन पंक्तियों में वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी माता जी से गोपियों और गोपियों की क्या करते हैं, शिकायत करते हुए कहते हैं कि माता जी मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो माता जी कहती हैं कि, फिर आप ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि माता जी कहती हैं कि क्यों नहीं चराने जाओगे, क्या हुआ वहाँ पास। तो फिर वो आगे वर्णन करते हैं कि माता जी वहाँ सिगरे ग्वाल, यानी कि सभी गोपियाँ ग्वाल वाल जो है क्या करते हैं, हम ही से सब अपनी जो है गायों को मोसो मेरे पाए पिराए, और सब लोग मुझसे घिरवाते हैं और मेरे इससे पैर दर्द करने लगे, यानी पैर पिरा लगे, हमारे पैर दुखने लगे हैं। ये बातें सुन करके माता जी यशोदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये सब लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सारे जो लोग थे वो सब श्री कृष्ण से कहते थे देखो देखो देखो, भैंस जा रही है, उधर गाय जा रही है, अपनी हाँक लाओ जाओ, घेर लाओ इधर से। तो क्या होता है, जब छोटा कोई बच्चा होता है तो उसको सारे लोग बोलते हैं कि लेकर के जाओ, और ये क्या करते थे, ये दौड़ते रहते थे। जब इतना ये दौड़े हैं कि इनके पैर दर्द करने लगे हैं, तो ये अपनी माता जी से ये बातें कह रहे हैं। तो माता जी ये बातें सुन करके बहुत ही नाराज होती हैं, बहुत ही गुस्सा होती हैं, बहुत ही क्रोधित होती हैं, और क्या कहती हैं, माता जी कहती हैं कि जौ न पूछत, हाँ नहीं, और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जौ न पूछत ही बलदाऊ ही, अब बलदाऊ भैया भी ये हमसे कुछ नहीं पूछते हैं कि ये गाय किसकी है, आप किसकी हाँकने जा रहे हो, अपनी हो तो हाँक लाओ वरना ना जाओ। ऐसा बलदाऊ भैया भी हमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, और अपनी हो सो अपनी हो तो हाँक लो, ना हो तो कोई बात ना, ये भी बलदाऊ भैया भी नहीं कुछ कह रहे हैं, वो भी और से कह रहे हैं हाँ चले जाओ श्री कृष्ण जी, चले जाओ, दिखाओ क्या हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि बलदाऊ भैया भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से माता जी से अपनी क्या कर रहे हैं, कुछ शिकायतें कर रहे हैं। और ये शिकायतें सुनने के बाद में क्या होता है कि यह सुने
माइन यशोदा, माता यशोदा जी ये जब सुन लेती हैं तो उन्हें बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में क्या करते हैं कि लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। जो भी गोपी गोपियां उनके साथ में थे उनको गालियां देने लगते हैं। गालियां का मतलब हम लोगों वाली गालियां नहीं, मतलब एक तरीके से वो भी उनकी शिकायतें गाँव में करने लगती हैं, गलियों में कहने, अपने घर में कहने लगती हैं कि गाली देते रिझाए, और वो बहुत क्रोधित होकर के बहुत ही मतलब गुस्से में वो सारी बातें कहती हैं। गाली का मतलब ये नहीं है आप पास जो हम लोग गाली देते हैं सब लोग, वो वाली गाली नहीं जो अपना समाज इस समय दे रहा है, वो वाली गालियां नहीं। वो गाली का मतलब ये है कि उनको बहुत ही बुरे भले शब्द कहते हैं कि हम अपने क्या कहती हैं आगे वो गालियां। मैं पठवत अपने लड़का को, वो ऐसे कह रही है ना कि मैं अपने लड़का को जो है भेजती हूँ गाय चराने के लिए, ठीक है। वो ऐसे कह रहे हैं कि मैं अपने लड़के को गाय चराने के लिए भेजती हूँ कि आवे मन बहलाए, कि उसका वहाँ पास मन बहल जाएगा, वहाँ पास उसको थोड़ी सी टहल आएगा तो उसको आनंद मिलेगा। मैं इसलिए अपने बच्चे को वहाँ पास भेजती हूँ, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ खुद नौकर लगे थे तो कृष्ण जी क्या गाय चराने जाते? नहीं जाते, लेकिन सिर्फ क्या है एक हवस होती है, एक जो है वो उनको जो है एक उम्मीद होती है, एक अच्छा लगता है कि शौक होता है कि हम भी चराने जाएंगे। तो उस शौक में श्री कृष्ण जी जाया करते थे। तो वो कहते कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, कि उनका मन बहल जाए, वो टहलाए, खूब अच्छे से हंसने लगे, बोलने लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि हम गाय चराने जाएंगे। इसलिए माता जी ने कहा मैंने भेज दिया है। आगे क्या कह रहे हैं कि सूर श्याम मेरे अति बालक, सुधे कह रहे मेरे अति बालक को मार, और सभी लोग मारते हैं और उसी से सारे लोग गाय हिराते। ये कौन सी बात हुई? ये नहीं करना चाहिए लोगों को, जो इतना छोटा बच्चा है और उसी से सारे लोग काम करा रहे हैं। मैं अपने लड़का को जो भेज रही हूँ वो सिर्फ आनंद के लिए भेज रही हूँ, ना कि उसे गाय चराने के लिए भेज रही हूँ, ना कि सबकी गाय हंकाने के लिए, घिराने के लिए मैं भेज रही हूँ। मेरा बच्चा गाय चराने नहीं जाएगा, बल्कि मेरा बच्चा घूमने के लिए जाएगा। और जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं, हमारे बच्चे के साथ में ऐसा ना करें। ऐसा माता यशोदा जी इसमें वर्णन करती हैं, यानी ऐसा वो कहती हैं। तो इसकी ये व्याख्या है जो मैंने अपने शब्दों में बताइए। थोड़ा इधर उधर शब्द हो सकते हैं जब आप व्याख्या अपने पेज पे लिखेंगे, लेकिन हाँ बेहतर आप एक पेज में आराम से कर सकते हैं अगर व्याख्या आप लिखना चाह रहे हैं। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे आपको बेस्ट मिला, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगर आपको जो मैंने बताया है अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो ये है, इसका सहारा आप ले लेना, लेकिन जैसा मैंने बताया अगर वैसे आप लिखते रहेंगे, उस एक एक लाइन की व्याख्या करते रहेंगे देख देख करके, तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये यहां तक की व्याख्या है। पहला पेज ये है, ठीक है, इसमें आप हेल्प ले लेना, ये पहला पेज है। देन उसके बाद में ये पेज है। इतना मैंने अगर ये डेस्कटॉप पे लिखा है तो कहीं ना कहीं आप कॉपी पर भी 1 से 1.5 पेज आराम से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं फिर वही कहूँगा जाते जाते कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। दोस्तों आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। और उसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य में यहाँ पास आपको क्या है कि पद गेय है, रस भक्ति और वात्सल्य है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है, और सूरदास की जो भाषा है वो तो भैया ब्रज भाषा ही है। फिर कहूँगा स्टूडेंट्स कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। अगर आप काजी कमालपुर के आसपास से हैं तो अपना कोचिंग सेंटर काजी कमालपुर में चलता है, तो आप सभी जरूर ज्वाइन करें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर के नाम से वहाँ चलती है ऑफलाइन कोचिंग, और ये नसीर एकेडमी ऑनलाइन के नाम से। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर के नाम से अपना यूट्यूब भी चैनल है जहाँ पास आपको कंपटीशन की क्लास अवेलेबल कराई जाती हैं, तो उसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।